राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। किस्सा गोई के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज की किस्सा गोई में मैं आपको अपनी स्कॉटलैंड यात्रा के किस्से सुना रहा हूं। आपको पता है आजकल मैं यूके की यात्रा पे हूं और पिछले 10-15 दिन से स्कॉटलैंड में हूं। जो ग्रेट ब्रिटेन है वो 4 प्रांत हैं, उसके उसमें जो सबसे ऊपरी भाग है उसको, जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है ना, जैसे कश्मीर पंजाब है, उसी तरह यहाँ पे स्कॉटलैंड है सबसे ऊपर। तो आजकल मैं स्कॉटलैंड में हूँ और रहता हूँ ग्लासगो में। और वहाँ यहाँ मैंने यहाँ घूमने का जो सबसे सस्ता तरीका है कि भैया आओ, और अगर जितने दिन है उतने दिन के हिसाब से 4 दिन का 8 दिन का रोवर पास बन जाता है कि पूरे स्कॉटलैंड में किसी भी रेल में चाहे जब चढ़ो उतरो, चाहे जैसे यात्रा करो। रेल सर्विस बहुत अच्छी है। तो मैं, और उस पास का सबसे ज्यादा अगर पैसा वसूल किसी ने किया है तो मैंने किया है। और एक बात बताऊं सच, जब पिछले एपिसोड में मैंने बताया तो 200 पाउंड का पास है। 200 पाउंड का मतलब हो गया वही लगभग, अरे, 26,000 रुपया भारत का। पर यहाँ पे रेल यात्रा बहुत महंगी है। अभी कल मैंने एक टिकट बुक कराया है, वहां पे वो ये स्कॉटलैंड वाला पास नहीं चलता है। तो 117 पाउंड की यात्रा है। रेलें बहुत तेज चलती हैं। कल जिस रेल में बैठा था वो 190 पे चल रही थी, पहाड़ पे भी, स्कॉटलैंड में। और यहां से लंदन जाओ तो 265-70 तक की स्पीड से भी मैंने स्पीडोमीटर पे चेक की। इसके बावजूद 9 घंटे की यात्रा है, और बाय रोड शायद 5-6 घंटे की है। वेल्स के आगे एक जगह है, वहां जा रहा हूं मैं 28 तारीख को। तो 117 पाउंड का टिकट है एक तरफ का। और मैं 130 पाउंड में, क्योंकि 33% वाला वो बुजुर्गों वाला डिस्काउंट मिल गया है, तो 130 पाउंड में मैं पिछले 10 दिनों से जो है स्कॉटलैंड में चप्पा चप्पा। मैंने बताया था आपको कि स्कॉटलैंड वाले भी उन जगहों का नाम नहीं जानते जहां मैं घूम आया हूं। तो इसी तरह कल मैं जो है एक यहाँ पे एक शहर, एक रूट है इनवर्नेस, उस रूट पे पहली बार तो गया था तो सीधा ऐसे ही बस खिड़की से देखता हुआ स्कॉटलैंड गया था। अब उन्हीं रूट्स पे सब पे वापस जा रहा हूँ। रास्ते में जितने भी ठीक ठाक शहर कस्बे हैं सब पे उतर जाता हूँ। जैसे कल स्टर्लिंग में उतर गए, आधा पौना घंटा घूमा, फिर आए, फिर अगली ट्रेन पकड़ ली। पहले पता लगा दिया अगली गाड़ी कितने बजे है, तो 32 मिनट बाद थी। तो अच्छा, यहाँ सबसे अच्छी बात है कि रेलवे स्टेशन वो दूर दूर नहीं बने हुए, शहर से बहुत दूर नहीं है। सिटी सेंटर के एकदम बगल में रेलवे स्टेशन। क्योंकि रेलवे नई नहीं है ना, 100 साल पुरानी रेलवे है, 150 साल पुरानी रेलवे है। बहुत पहले रेलवे आ गई थी शहर, तो उसके बाद डेवलप हुआ। तो सिटी सेंटर, अच्छा, एडिनबरा में उतरा, जहां रेल से उतरो सामने मुख्य शहर है पुराना वाला। तो उतरो, सिटी सेंटर घूमो, थोड़ा बहुत इधर घूमो, 2-4 फोटो खींचो, बस तब तक आधा घंटा हो गया। आए वापस, फिर ट्रेन में चढ़ गए। तो कल पहले मैं गया था स्टर्लिंग, स्टर्लिंग से गया पर्थ, पैर्थ बोलते हैं, पैर्थ। तो भैया आके, वो कहते हैं ना कुछ कल्चरल शॉक्स होते हैं, तो हम लोगों को इंग्लैंड में कल्चरल शॉक्स लगते हैं बहुत। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 20-25 दिन पहले जब मेरी पत्नी यहाँ थी, तो मैं और मेरी धर्मपत्नी हम आए ग्लासगो, पहली बार जब आए ग्लासगो। तो बर्मिंघम से आए थे। तो बर्मिंघम से चले थे दिन में 12-1 बजे, रात को आते आते जो है 8-8:30 बज गए थे। तो यहाँ 8:30 बजे तो अच्छा खासा उजाला होता है, अच्छा खासा उजाला होता है। 7-7:30 तक तो सूरज ही चमकता है। थोड़ी बहुत रोशनी 9:30 बजे तक रहती है। तो जब हम ग्लासगो में उतरे 8:30 बजे,
अच्छा खासा उजाला था। हमें लगा शहर में कर्फ्यू वर्फ्यू है, बल्कि मुझे तो पंजाब के कर्फ्यू याद है। वो हमारे से, हमारे देश में तो कर्फ्यू में भी इससे ज्यादा लोग दिखाई देते हैं सड़क पे। ये तो मुझे याद है जब लॉकडाउन था तब कोई सड़क पे नहीं दिखता था, तब भी इससे ज्यादा लोग दिखते हैं शहर में जितने यहाँ नॉर्मल दिनों में। तो मैंने कहा क्या चक्कर है, साला बंद बंद है क्या शहर। अच्छा, या ग्लासगो सिटी, अच्छा कहाँ, वो बखानन बस स्टैंड की बात कर रहा हूँ। बस स्टैंड से बाहर निकले, हमें पता नहीं था, हमारे होस्ट ने कह दिया था कि वहीं बगल से टैक्सी मिलती है। अब हम जो है गलत दिशा में, हमको तो भारत वाला अंदाजा था ना कि जहां सड़क पर जाओगे वहीं टैक्सियां खड़ी मिलेंगी। यहाँ तो एक बस स्टैंड के अंदर एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, हम उस तरफ नहीं गए, मेन रोड पे आ गए। तो समझ में ना आया तो किसी ने बोला कि नहीं यहाँ नहीं, वो उधर जाओ, वहां है टैक्सी स्टैंड, वहां गए साहब। तो बस स्टैंड पर किससे पूछे आदमी नहीं मिल रहे थे 8:30 बजे। तो पहला तो कल्चरल शॉक ये लगता है कि भैया आदमी नहीं है यहाँ, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा सब कुछ बना रखा है, आदमी नहीं है। तो चलो, ग्लासगो तो फिर भी बड़ा शहर है, वहां तो फिर भी थोड़े बहुत आदमी दिख जाते हैं। हाँ, सिटी सेंटर्स में थोड़ा बहुत रौनक रहती है। तो जब मैं कल पर्थ में उतरा, हे भगवान, सन्नाटा पूरे शहर में। वही बात है, पूछे किससे आदमी ना मिले। तो भैया अपना तो एक, ये इस यात्रा का मैं सबसे बड़ा श्रेय दूंगा चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी का भी मैंने खूब उपयोग किया है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि है भैया हम फलानी जगह उतर गया हूं, तो चैट जीपीटी का है कि कहाँ खड़े हो वहां की फोटो खींच के बता दो, या जिस बस स्टॉप पे खड़े हो वहां की फोटो खींच के बता दो, वो बता देगा। तो मैं चला गया वहां पे, एक बस स्टैंड, बस स्टेशन था, तो हमको लगा कोई होगा बस स्टैंड लोकल वाला, जैसे वो लंदन में है लोकल बसें चलती हैं वहां से। तो मैं एक बस में बैठ भी गया, तो मुझे बात समझ में आ गया मैं गलत जा रहा हूँ। ये मैं, अच्छा अपना तो एक ही उद्देश्य होता है, सिटी बस में बैठ जाओ, किसी एक बस में बैठ जाओ, वो पूरा चक्कर मरवा देती है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में बस में बैठे बैठे पूरा शहर देख लो, फिर सिटी सेंटर उतर जाओ, आधा घंटा सिटी सेंटर घूमो, चलो जी हो गया टूरिज्म, शहर देख लिया कहने का मतलब। अब बस समझ में ना आए तो पता लगा ये तो वो दूर वाली बसें हैं, बस अड्डा है बड़का, हमारा जैसा आईएसबीटी होता है, दिल्ली से जम्मू वाली बस। तो वो फिर मैं उतर गया वहां, उस, अच्छा वो बस चली नहीं, उतर गया। अच्छा पता नहीं कि वो, मैंने बोला कितना पैसा लगेगा, वो कंडक्टर, वो जो ड्राइवर था, यहाँ कंडक्टर होता नहीं, सिर्फ ड्राइवर ही होता है, वो सब कुछ करता है। उसने बोला फ्री है, फ्री है। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने कहा भाई ये फ्री का क्या चक्कर है। उसने बोला यार देख लो सचमुच फ्री है क्या, क्योंकि एक हफ्ता पहले तक तो एक फ्री सेवा थी, अब फ्री सेवा क्यों थी समझ में नहीं आता। खैर उतर गया तो उसने बोला ये लंबी दूरी की बसें हैं, वहां एडिनबरा की भी बस लगी थी। फिर उसने बोला कि नहीं, हाँ मेन रोड पे आओ, वहां पे बस अड्डे पहुंचो। तो वहां पे 1 नंबर बस पकड़ी उसने, 2.75 या ऐसे कुछ 3 पाउंड लिए और पूरे शहर का चक्कर लगा दिया था। 1 नंबर बस थी पूरे शहर में भाई साहब। उस बस में तो 3-4 आदमी थे। अच्छा चाहे रेल हो चाहे बस हो, आदमी बस वही 2, 4, 5, 10 ही मिलेंगे। तो इतना मानना पड़ेगा यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गजब का है। छोटे से छोटे कस्बे में भी, जिसमें 1000 आदमी भी नहीं रहता है, जो हमारे यहां तो गांव होते हैं 1000 आदमियों के, उसमें भी अच्छी खासी बस सर्विस, 1000 लोगों के कस्बों में बस सर्विस। तो पूरे शहर का उसने चक्कर लगाया। वहां का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज था यूनिवर्सिटी का, वहां भी गई वो बस। फिर दुनिया भर के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और शहर में घूमती रही, रेजिडेंशियल एरियाज में गई। तो सड़क पे कोई आदमी नहीं दिखता भाई। अच्छा बस स्टॉप पे बस रुकती है, उतरो, 2 आदमी उतरे और वो कहाँ गायब हो जाते पता नहीं चला। बस एकदम खाली, 2-4 आदमी बैठे हुए। अच्छा हाँ, दूसरी बात, बस हर स्टॉप पे रुकती नहीं है, हर सीट के पास बटन लगा होता है, वो बटन दबाओगे जब रुकेगी, या जाके ड्राइवर के पास खड़े हो जाओ।
ये एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे पता ही नहीं था बटन भी दबाना है, उसने मेरे स्टॉप पे रोके, अरे मैंने रोक ले भाई, तो बोला वो बटन दबा। एक चीज और, जो कि अब मुझे चूंकि 1 महीने से ऊपर हो गया, तो मुझे, और मैं खूब रेल यात्राएं कर रहा हूं, बस यात्राएं, तो मुझे एक बात समझ में आई, हिंदुस्तान का जो जल्दीबाजी का माइंडसेट है ना, हम तो वो माइंडसेट लेके आते हैं, एवरीबॉडी इज इन हरी। और हमारे यहाँ एक फर्जीवाड़ा चलता है लखनऊ में, पहले आप सब झूठ बोलते हैं, साला कोई लखनऊ जैसा तो बद तहजीब शहर नहीं है, पता नहीं कहाँ पहले आप नवाब साहब, पहले आप, कहीं नहीं है हिंदुस्तान में भैया, वो असली नवाबी है यूके में, पहले आप। कल कल मेरे साथ हुआ, मैं सड़क के किनारे खड़ा था, मतलब 3 गाड़ियां आई, आके रुक गई, और उन्होंने बकायदा, वहां कोई रेड लाइट कुछ नहीं थी, मैं चूंकि खड़ा था अकेला रोड के किनारे, मुझे रोड क्रॉस करनी थी, उन्होंने मुझे इशारा किया, आप जाइए, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप ही जाइए, उसने बोला नहीं पहले आप जाइए, फिर मैंने रोड क्रॉस कर ली, तब उन्होंने अपनी गाड़ी आके बढ़ाई। अच्छा, एक और मैंने आपको अनुभव बताया था, हम ग्लासगो से ट्रेन पकड़ रहे थे, तो अचानक हम चढ़ रहे थे, तब दरवाजे बंद होने लगे, और ट्रेन चलने में दो ही 1 मिनट बाकी था। भैया हमने तो, मैंने बताया था आपको, वंदे भारत के सीन देखे हैं हिंदुस्तान में, दरवाजा बंद हो गया, यात्री बेचारा चिल्लाता रह गया, ट्रेन निकल गई। ये तो होता है ना हमारे देश में, यही है, ट्रेन अगर चल पड़ी तो चल पड़ी, अब कौन चेन पुलिंग करेगा, कहाँ रुकेगी, 2 किलोमीटर बाद रुकेगी, चेन पुलिंग में भी तो 1 किलोमीटर बाद रुकती है गाड़ी। तो हम तो उस इंप्रेशन के थे, तुरंत दरवाजा बंद हो गया, तो हम लोग ग्लासगो में चढ़ रहे थे, मैं और मेरी पत्नी, और अभी बहुत सारे यात्री थे, तो अब हमें पता ही नहीं था, हम तो शायद पहली हमारी रेल यात्रा थी, तो अब मैंने दरवाजे के बीच में अपना सूटकेस चढ़ा दिया, तो दरवाजा बंद नहीं हुआ, तो हमें लगा यार ये जल्दी से चलने वाली ट्रेन, 1 मिनट ही बाकी था, तो चढ़ जाओ, तो हम जल्दीबाजी में चढ़ने लगे, तो वहां बगल में कुछ 1 2 3 यात्री थे, एक महिला थी, उसने बड़े अजीब तरीके से मुझे देखा, और मतलब ऐसे कैसे रिएक्ट किया कि आदमी क्या है, जंगली हिंदुस्तानी। तो मैंने और मेरी पत्नी ने बड़ा प्रोफ्यूजली, सॉरी 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 सॉरी, हम बैठ गए, और जल्दी जल्दी बैठ गए। भैया इस मुल्क में किसी को कोई जल्दी नहीं है, जल्दी नाम की तो चीज ही नहीं है। अच्छा, उसका कारण मुझे समझ में आया कि क्यों नहीं है जल्दी, और ट्रेन के उतरने चढ़ने में भी कोई जल्दीबाजी नहीं है, न चढ़ने में न उतरने में, हम हिंदुस्तानी लोग हैं। तो हम बैठ गए, फिर समझ में आया, अच्छा अब इस बार स्कॉटलैंड की एक यात्रा में, यहाँ प्लेटफॉर्म, हालांकि 2 2 3 3 डब्बे की गाड़ियां हैं, पर गांव के प्लेटफॉर्म कुछ बहुत छोटे होते हैं, यहाँ 6 डब्बे की गाड़ी आती ही नहीं पूरी, और नॉर्मल बात है यहाँ कोई बड़ी, तो भैया आखिरी के 2 डब्बों पे प्लेटफॉर्म नहीं आएगा, इसलिए यात्री जो अंदर अंदर, उनको पता होता है कि इस प्लेटफॉर्म, हम जिस डब्बे में है वहां प्लेटफॉर्म नहीं आएगा, तो वो अंदर अंदर चलते हुए आगे चले जाते हैं, और हर डब्बा हर प्लेटफॉर्म पे खुलता नहीं है कई बारी, तो एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी, तो 2 बच्चियां उतर नहीं पाई, और वो अगले कोच में जा रही थी, तब तक गाड़ी चल पड़ी, और वहां पे एक वो रेलवे की स्टाफ थी, वो बकायदा एक बटन होता है, उसको स्विच ऑन करती हैं, और एक, तब ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो उन्होंने स्विच ऑन कर दिया, सिग्नल दे दिया, ट्रेन चल पड़ी, जैसे ही ट्रेन चली, वो दोनों बच्चियां आ गई, बच्चियां 12 15 साल की रही होंगी, तो उन्होंने जैसे ही इशारा किया, तुरंत उन्होंने बटन दबाया और स्विच ऑफ किया, और विद इन 1 सेकेंड वो ट्रेन रुक गई। अच्छा, उसके बाद इतने दिन यात्रा करके समझ में आया कि अगर आप गलती से छूट भी जाएं, तो अगर आप ऐसे इशारा करेंगे, तो पीछे भी एक आदमी होता है, ड्राइवर भी होता है, वो पूरी ट्रेन पर नजर होता है,
ट्रेन में एक प्लेटफॉर्म पे एक स्टाफ होता है, भाई 2 या 3 डब्बे की गाड़ी है तो वो एक एक यात्री पे नजर रखता है, और अगर कोई छूट गया, कोई दिक्कत है, तुरंत गाड़ी रुकती, चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। जब तक आप बैठ नहीं जाए, अगर आपको कोई समस्या है, वो गाड़ी रुकी रहेगी। अच्छा, एक और बताऊं, इतने दिन हो गए, आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि वो कुछ ऑपरेशनल कारणों से एक गाड़ी 9 मिनट लेट आई थी, नहीं तो कम से कम 100 रेल यात्रा कर चुका हूं। अगर 8:58 पे अराइवल है तो 8:58 पे गाड़ी आ जाएगी, चाहे कुछ हो जाए। 100 में से 99 यात्राओं में इतनी पंक्चुअलिटी है। अगर 8:58 का डिपार्चर है तो 8:58 पे चल पड़ेगी। तो पर इसके बावजूद जो जो सेवा टाइम की इतनी पंक्चुअल है, पर अगर कोई यात्री छूट रहा है, उतरने से रह गया, कुछ है, तो ट्रेन रुकेगी। इसलिए आपको कहीं हड़बड़ी नहीं है, जल्दीबाजी। तो हम लोग वो हिंदुस्तानी माइंडसेट से आते हैं ना कि जल्दी से चढ़ जाओ, नहीं नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। और दूसरी चीज है, हड़बड़ी में चढ़ना उतरना यहाँ असभ्यता मानी जाती है। इसलिए हर व्यक्ति, जो अगर आप हैं भी, तो अब मैंने सीख लिया है हिंदुस्तानी संस्कार धीरे धीरे निकल गया है, और अब मैं भी आई एम एन इंग्लिश जेंटलमैन नाउ, तो मैं भी जो है, अच्छा कई बार क्या भाई, उतरने वाले यात्री उतर गया, अब तो चढ़ जाओ, पर यहाँ किसी को जल्दी है ही नहीं, आराम से हंस की चाल, हथनी की चाल से चल रहे हैं लोग। अब हम लोग तो भाई वी आर पीपल इन हरी, तो हम कहते हैं भैया अब चढ़ लो। तो अब मैंने सीख लिया है कि नहीं, कोई बात नहीं है, आइए प्लीज, पहले आप आइए। नहीं, वो कहते नहीं, पहले आप चलिए फिर चढ़ो। पहले आप वाला लखनवी कल्चर, अब इसको लखनवी नहीं, इसको अंग्रेजी कल्चर में कहूंगा, इसलिए नोबडी इज इन अ हरी। और सबसे मजेदार, कल पर्थ शहर में ये देखा, कतई सन्नाटा भाई, सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटा। एक कार इस रेड लाइट पर खड़ी है, हम हैं, और एक सामने वाले पे खड़ी है, बाकी शहर में कोई ट्रैफिक ही नहीं है, फिर भी रेड लाइट पे खड़े हैं लोग। क्यों भाई, रेड लाइट है। मेरे को तो ये समझ में ना आ गया भाई, ये रेड लाइट बना के रखी है जब ट्रैफिक ही नहीं है तुम्हारे शहर में। अच्छा, जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है ना, जैसे ग्लासगो में जहां मैं रहता हूं, वहां ठीक सामने रोड है, क्लाइड नदी के किनारे ये अपार्टमेंट है, तो वहां मेन रोड है। तो सुबह शाम जब ऑफिस का टाइम होता है, तब तो ट्रैफिक होता ही है, पर जब एक्सट्रीम भी ट्रैफिक होता है ना, एक्सट्रीम ट्रैफिक, तो इस हमारे घर के सामने एक रेड, ऊपर से बालकनी से मैं देखता हूं 8-10 गाड़ियां, मैक्सिमम 10 गाड़ियां, और हर गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी खड़ी होने का एक डिस्टेंस है, वो मिनिमम हर डिस्टेंस प्रत्येक व्यक्ति मेंटेन करता है। बिल्कुल सन्नाटा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, इसके बावजूद अगर रेड लाइट है तो रेड लाइट है। और सबसे मजेदार बात, 1.25 महीना हो गया, पूरा यूके घूम लिया हूं, अब तक एक भी गाड़ी ऐसी नहीं मिली है जिस पे कोई डेंट, स्क्रैच या किसी गाड़ी ने टच कर दिया हो। बिल्कुल ऐसी एक भी गाड़ी ऐसी नहीं मिली जिस पे किसी किस्म का कोई स्क्रैच ही हो, या पेंट हल्का सा, हाँ, जैसे आप नाखून भी मार दो तो जो स्क्रैच पड़ जाता है ना, वो भी नहीं है। इतना ज्यादा धैर्यपूर्वक ट्रैफिक चलता है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो हमारे एक दोस्त थे, वो 10-15 साल इंग्लैंड में लगा के गए थे, वो अपना किस्सा बताते, 15 साल बाद कहते मैं हिंदुस्तान वापस आया था, अमृतसर मुझे मेरी फैमिली लेने आई थी, तो कहते जब मैंने हिंदुस्तान का ट्रैफिक 15 साल बाद देखा तो 2-4 दिन तो मुझे लगा मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मेरा इस तरह हर हर जगह मुझे लगा कि ये गाड़ी मेरे पर चढ़ जाएगी। यहाँ तो हमारे यहाँ तो ट्रैफिक का सेंस ही नहीं है।
पर यहाँ तो भैया शांति। अच्छा एक चीज और है, मैं अपनी मन ही मन हिंदुस्तानी दिमाग से कल सोचता था, अरे मैंने कहा क्यों नाश कर रहे हो देश का। एक तो मैंने कहा साले एक भी ट्रैफिक नहीं, फिर भी तुमने इतनी रेड लाइट। अच्छा इसके बावजूद ट्रैफिक बिल्कुल जीरो है, शहर में सड़क पे आदमी नहीं है। स्पीड लिमिट शहर रेजिडेंशियल एरिया में स्पीड लिमिट 20 मील, थोड़ा चौड़ी सड़क है तो 30 मील, खुली बड़ी रोड है तो 40 मील। मंथर गति से पूरा देश चला जा रहा है, कोई जल्दी नहीं। तो भैया हमारे हिंदुस्तान में तो शौक लगेगा ही ना हम लोगों को। कल मैं उतरा, फिर मैं पर्थ वापस ट्रेन पकड़नी थी, तो थोड़ी 700-800 मीटर दूर उतार दिया था सिटी सेंटर में, वहां से पैदल जाना था। अब मैं चल पड़ा, सिटी सेंटर से रेलवे स्टेशन जा रहा था, सड़क पे आदमी न मिले जिससे पूछ लूं भैया किधर को मुड़ना है, और वो जो गूगल मैप था वो पता कंफ्यूजिंग सा था कुछ, या मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा एक चीज और, किसी से कोई आप डायरेक्शंस पूछ लो, कहते उंगली से इशारा नहीं करता, बिल्कुल। महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, बाकायदा रुक के प्रॉपरली आपको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करेगा और समझाएगा, ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, फिर राइट मुड़ना, फिर वहां पे ऐसे। जो काम 3 सेकंड का होता है ना, उसमें 30 सेकंड लेते हैं भाई लोग, पूरी तसल्ली। अच्छा मुझे तो डर है कि मैं किसी से पूछ लेता हूं कहीं छोड़ के ना आए वहां तक, तो हमें तो फिर भी जल्दीबाजी रहती है। और मैंने कहा समझ गया यार, समझ गया, मन ही में मन कहते हैं, पर ना अगला तो समझा के पूरा नक्शा, गूगल मैप बन जाता है, पूरा नक्शा समझाता है खड़ा होके। अब उसमें ले लेता है, कल एक बूढ़ा मिल गया, उसने एक पूरा 1 मिनट समझाया मुझे रेलवे स्टेशन किधर है, और मैं मैंने कहा अरे भाई हो गया चले ना भाई, क्यों, तने पूछी है बताऊंगा। तो ये कहानी है सब देश की। और अच्छा एक बार, एक हाँ कहाँ से आ रहा था, बर्मिंघम से आ रहा था जब ग्लासगो, लिस्टर, स्पेलिंग है लिसेस्टर, पढ़ते हैं लिस्टर। जहां भी BERG बर्ग लिखा हो वहां पढ़ो उसको बरा। कल गया था एक जगह हेलेंस बरा, लिखा था हेलेंस बर्ग, पढ़ते हैं हेलेंस बरा, एडिन बरा। तो वहां पे लिखा था कि ये वाली जो ट्रेन है इसमें भीड़ पाएगी, यात्रियों को बता रही है रेलवे। तो अब भैया हम हिंदुस्तानी लोगों का तो भीड़ का मतलब क्या होता है ये तो हम जानते हैं, गर्मी क्या होती है ये हमसे पूछो, और भीड़ क्या होती है ये हमसे पूछो। तो अब मेरे दिमाग में मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया कि भाई रेल आएगी उसमें भीड़ होगी। तो भाई साहब रेल आई, निपट खाली। निपट खाली का मतलब 60% सीटें खाली थी, पर अंग्रेजों के लिए भीड़ थी इसलिए। अच्छा वहां ये भी लिखा होता है कि 5वां नंबर कोच में इतने यात्री बैठे हैं, 4 नंबर में इतने हैं, 3 नंबर खाली है। और अगर रेलवे ने ये बता दिया कोच खाली है, इसका मतलब 1 या 2 आदमी बैठे होंगे पूरे कोच में। अच्छा एक चीज और, सर्विस हर 10 मिनट पे, 20 मिनट पे, रेल रूट्स पे, कल मैं जिस इनवर्नस गया हूं, हर 20 या 25 मिनट पे ट्रेन थी, हर 20-25 मिनट पे। और मैंने कहा यार बिल्कुल खाली चल रही हैं ट्रेनें, बिल्कुल खाली, बसें बिल्कुल खाली, फिर भी हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे ट्रेन है। सिर्फ एक रूट ऐसा है ग्लासगो से मलैक, उस पे सारा दिन में सिर्फ 2 ट्रेन है, क्योंकि वहां पे कोई पॉपुलेशन है ही नहीं मलैक में। 5-5.5 घंटे 6 घंटे की यात्रा है। शुरू में तो 1-2 घंटे तक जिस एरिया में ट्रेन चलती है उसमें तो कुछ कुछ पॉपुलेशन है,
उसके बाद पॉपुलेशन नाम की चीज ही नहीं है। 20-20, 25-25 किलोमीटर पे जो रेलवे स्टेशन जहां बने हुए हैं वहां 2-4 घर बने हुए हैं, और वहां पे ज्यादातर टूरिस्ट ही जाते हैं। तो वहां पे सारा दिन में सिर्फ 2 ट्रेनें हैं, पर बाकी जो स्कॉटलैंड के जो बिजी रूट्स हैं, वो एबरडीन है, डंडी है, एडिनबरा है, हाँ वहां पे तो जैसे एडिनबरा, ग्लासगो एडिनबरा हर 30 मिनट्स की सर्विस है, और इनवर्नेस की भी हर 30 मिनट्स की है। हर जगह 20, 25, 30 मिनट की सर्विस है। खाली चल रही ट्रेनें, इसके बावजूद सर्विस है। तो ये है साहब स्कॉटलैंड के किस्से। बाकी सुंदर तो है, बहुत मेंटेन कर रखा है। अच्छा, हाईलैंड्स बोलते हैं साहब ये जिस इलाके में कल मैं घूम रहा था, और वो जो इलाका है मलाइग वाला या इनवर्नेस वाला, तो अगर आप किसी स्कॉटलैंड वाले से पूछो तो वो ये बोलेगा कि नहीं, ग्लासगो तो अभी प्रवेश द्वार है, आगे ऊंचे पहाड़ हैं, और ऊंचा पहाड़ का मतलब अरावली जैसी पहाड़ियां हैं यहाँ। मैंने कहा अंग्रेजों को तो, जो अगर अंग्रेज कहीं बाहर नहीं गया तो उसको तो पहाड़ का मतलब ही नहीं पता। भैया पहाड़ देखना है तो हमारे उधर आओ, हिमालय को देखो, हिमालय है पहाड़। इसको तो हम लोग पहाड़ी भी नहीं बोलते। ये जो यहाँ पे है ना पूरे स्कॉटलैंड में, ये पहाड़ी भी नहीं है। इतने तो हमारे, हाँ, अगर स्कॉटलैंड की तुलना करनी हो, स्कॉटलैंड की हाईलैंड्स पहाड़ियों की तुलना, तो राजस्थान में जो रेत के टिब्बे होते हैं ना वही जैसलमेर वाले टिब्बे, थोड़ा सा ऐसे ना स्लोपी होते हैं, जैसे हमारे जैसलमेर में रेत के टिब्बे हैं, वैसे स्कॉटलैंड के पहाड़। हाँ, यहां पे चूंकि साल में 12 महीने बारिश होता है। जब बारिश भी कैसी है इनकी, हमारे यहां सावन में कभी कभी फुहार नहीं पड़ती, फुहार वो पड़ती है, वो रोज पड़ती है। तो मैंने अपने वो होस्ट से पूछा, मैंने कहा यहाँ असली वाली बारिश भी होती है कभी? तुमने ऐसे सोच के बोला, बोला हाँ होती तो है कभी कभी। जो असली वाली बारिश है हमारे, हमारी वाली जो है, वो नहीं पड़ती यहाँ। पड़ती होगी कभी, अब मुझे तो ये भी कौतूहल है, मैंने कहा यहाँ की असली बारिश भी कभी देखने को शायद मिल जाए। कहते उधर बता रहे हैं आजकल लंदन में पानी वानी बरस रहा है। मैं तो यार स्कॉटलैंड में बैठा हूं, पर स्कॉटलैंड की जो बारिश है वो हमारे यहाँ सावन की फुहार है, हल्की, वो कनी सी बरसती रहती है। मौसम हरा भरा रहता है, 18-19 घंटे रोशनी रहती है, इसलिए चारों तरफ हरियाली है। ग्रासलैंड्स हैं बड़े बड़े, हर 4-5 एकड़ में फेंसिंग है, उसमें जो इतना बड़ा खेत है उसमें 10 गायें चर रही हैं, 15-20 भेड़ें चर रही हैं, 2, अच्छा घोड़े बहुत पालते हैं यार यहाँ के किसान। मुझे नहीं समझ में आया कि घोड़े करते क्या। मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा था, कहते भैया पुराने जमाने में तो इनसे हल जोतते थे, वो ड्रॉट हॉर्सेस बोलते, वो अलग नस्ल है, बड़ी तगड़ी होती है। अच्छा एक चीज और देखी मैंने, गांव देहात में डॉग्स के ट्रेनिंग सेंटर, गांव देहात में बच्चों के लिए बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स। एक छोटा सा कस्बा मैंने देखा, नाम भूल गया, वो उधर से आ रहा था मैं, एबरडीन से। एबरडीन से जब ट्रेन चली थी तो पहला ही स्टॉप आया था, छोटा सा टाउन था, 15-20 बड़े प्लेग्राउंड में बच्चे बच्चे। कल पता नहीं कहां गया था मैं, हाँ कल मैंने, ध्यान नहीं आ रहा, तो हॉकी का सेंटर था, 3 बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स थे, और उसमें लड़कियां हॉकी खेल रही थी सारी, कम से कम रही होंगी 100 बच्चियां। अच्छा एक चीज और, कुछ भी फ्री नहीं है प्लेग्राउंड में, बच्चों को भी खेलना है तो पैसे दो, और अच्छे खासे पैसे। और ये कोचिंग काचिंग कुछ भी मुफ्त नहीं है इस देश में, वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त है सरकारी स्कूल की।
उसके बाद जो भी आपने एक्टिविटी करनी है उसके पैसे लगते हैं। पहलवानी करनी है तो कोच साहब पैसे लेंगे। मैच जिस स्टेडियम में जाओगे उसकी मंथली मेंबरशिप दोगे। मैं अपनी मेरी सिस्टर इन लॉ बता रही थी कि हर रोज का 5-7 पाउंड का खर्चा है अगर बच्चा फुटबॉल खेलने जाएगा तो, ग्राउंड यूज करने का। कोच साहब के अलग है महीने की फीस, ये शायद हफ्ते की लेते हैं। मूतने के भी पैसे लगते हैं। फ्री मूत्रालय कहीं कहीं मिलता है। बकानन बस स्टैंड पे पैसे लगते हैं, ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट पे पैसे लगते हैं, 70 पेंस मूत्रालय। हालांकि लोगों ने फ्री का जुगाड़ बना रखा, मैंने भी सीख लिया है कि मूत्रालय को मुफ्त में कैसे प्रयोग करना है। वो मैंने तो टेक्निक सीख ली है और इन्हीं इन्हीं लोगों से सीखी है। अच्छा, एक चीज और, ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट की दूरी होगी लगभग आधा पौना किलोमीटर, तो वहां फ्री बस सेवा चलती है। अगर आपके पास रेल का टिकट है, ग्लासगो सेंट्रल पे अगर आप उतरे तो वहां पे आपको सामने से बस खड़ी मिलेगी जो आपको फ्री में बकानन बस स्टैंड, पहले वहां ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट जाएगी, फिर बकानन बस स्टैंड से वापस आके ग्लासगो सेंट्रल खड़ी हो जाएगी। ये वाली एक फ्री सेवा भी है। अच्छा, दूसरी चीज, ऐसी बहुत सारी रेल सर्विसेज, जैसे मैं जा रहा हूँ ना जो वेल्स, उसमें 4 लेग्स हैं, 3 बार तो रेल बदलनी है, चौथी पता नहीं ट्रेन सेवा में कोई दिक्कत है या क्या दिक्कत है, तो वहां बस लगी मिलेगी। आखिरी के 2 घंटे की यात्रा बस से होगी, वो उस टिकट में इंक्लूडेड है। तो ऐसी सेवाएं भी हैं। कुल मिला के तब बहुत मजा आ रही है और फुल टू टूरिज्म चल रहा है। रोज सुबह अपना खाना बनाता हूं। अंत में एक बात, भैया, अगर दोस्त मित्र रिश्तेदार नहीं है तो भूल के भी यूरोप और इंग्लैंड घूमने की मत सोचना। या तो अरबपति आदमी हो, करोड़ोंपति हो, तब तो ठीक है। अगर हमारे जैसे सामान्य मिडिल क्लास आदमी हो, लोअर मिडिल क्लास, तो भूल के भी, मैं तो जितना घूम पा रहा हूं, रह पा रहा हूं, सब मेरे रिश्तेदारों, मेरी पत्नी का पूरा परिवार यहां रहता है ना, उनके 2 ब्रदर्स, 3 4 5 सिस्टर्स और कम से कम 20 और रिश्तेदार हैं। तो उनकी कृपा से लंदन और बर्मिंघम में रहा, घूमा। और मेरा सोशल मीडिया का परिवार, अगर वो न होता तो मैं तो 5 घंटे से ज्यादा ग्लासगो में या कहीं पे स्कॉटलैंड में नहीं रह सकता। 300-300 पाउंड के होटल हैं, जो सबसे सस्ता वो है ना हॉस्टल, वो भी 60 पाउंड का है। 60 पाउंड का मतलब हो गया 7-8 हज़ार रुपए। हॉस्टल, होटल की बात नहीं कर रहा, होटल तो 50,000 का है, रुपए का। इसलिए भैया, ये जो मैं जो घूम पा रहा हूं, आई एम रियली थैंकफुल टू माय सोशल मीडिया फ्रेंड्स, स्पेशली मेरे यूट्यूब के जो मेरे दर्शक हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार कर रहा हूं। जहां ग्लासगो में रह रहा हूं पिछले 15 दिनों से, मेरे मित्र हैं राजेश राज जी, जालंधर के रहने वाले हैं। उन्होंने, जब मैं इंग्लैंड पहुंचा था तो मुझे फोन करके कहा कि आ जाओ मेरे पास ग्लासगो। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो छात्रों को मकान किराए पे देते हैं, तो उन्होंने एक फ्लैट पूरा मेरे लिए 1 महीने के लिए अपनी बुकिंग छोड़ दी। और जब मैं आया तो किचन पूरी तरह लबालब भरी हुई थी सामान से। रोज आते हैं, सुबह हरी सब्जी लेके आते हैं बाबा जी। मैंने पूछा, उन्होंने मुझे पूछा क्या खाओगे, मैंने कहा अरे तेरी ब्रेड ब्रेड नहीं खानी मैंने, मैं तो हरी सब्जी। तो रोज आते हैं तो पूरा एक झोला भर के हरी सब्जी लाते हैं। एक दिन मैं गलती से चला गया था, वो हरी सब्जी जो है ना, जितनी हरी सब्जी राजेश भाई लेके आते हैं, 1000-1500 रुपए की रोज की होती है। हाँ जी।
दूध, फल, सब्जी, खाना पीना, हर चीज राजेश भाई की कृपा से चल लिया है। इसके अलावा वो लिस्टर उस भाई साहब ने टिकट भेजी थी जब गया था। अभी कल जो जा रहा हूँ वेल्स के आगे, वो उसका नाम है, पता नहीं क्या नाम है, कार, कौन सा कार है, उन भाई साहब ने भी टिकट भेजी है, उनके घर रहूंगा। एक और भाई है संजय शेंदे जी, उन्होंने आयरलैंड बुलाया है, 3 तारीख को उन्होंने तो फ्लाइट की टिकट भेजी है। तो भैया मैं तो फकीर आदमी हूं मैं तो। अच्छा हाँ, एक चीज और, होमलेस भी होते हैं यहाँ पे। तो वो दो, अब तक 10 से ज्यादा होमलेस मैं देख चुका हूं, वहां रोड के किनारे पड़े रहते हैं। कल एक बड़ा मजेदार सीन देखा यार, पता नहीं कहा था कल, वो पट्ठा सड़क के किनारे एक स्लीपिंग बैग में लपेट सपेट के लेटा हुआ था, और उसके साथ एक बड़ा प्यारा था डोबरमैन कुत्ता। मुझे फोटो खींचनी चाहिए थी, भूल गया, चूक गया। वो उसने अपना डोबरमैन भी जो है वो अपने स्लीपिंग बैग में घुसा रखा, और दोनों जप्पी पा के लेटे हुए मस्ती थे। तो ऐसे होमलेस भी दिख जाते हैं। अब तक 1 सवा महीने की इंग्लैंड यात्रा में 10-15 होमलेस देखे मैंने। भिखारी भी दिखते हैं सड़कों पे, रेड लाइट्स पे, वो प्लास्टिक के गिलासों में खुले पैसे मांगते हुए। अच्छा एक चीज और, स्ट्रीट परफॉर्मर्स बहुत होते हैं लगभग हर सिटी सेंटर में। पता लगा गिटार लेके गाना गा रहे हैं। कल वहां एडिनबरा में तो बहुत ज्यादा थे, वहां पे वो जो है ना, वो किंग्स माइल जो है, 1 सवा मील की जो पूरी जो मेन टूरिस्ट सड़क है कासल से लेके आगे तक, वहां पे कम, मेरे को तो लगा कि एक दिन में 1,000 लोग परफॉर्म करते होंगे। जो मुख्य सड़क पे हर जगह की, पैसे नहीं लगते, पर आप अप्लाई करते हैं तो आपको टाइम स्लॉट मिलता है आधा घंटा का, और आप अपने, और अच्छे अच्छे सिंगर्स वहां पे गाने गाते हैं। एक वहां पे कैंटरबरी गया था, तो वहां पे एक वो सैक्सोफोन बजा रहा था। एक जगह मैंने देखा बड़ी प्यारी वायलिन बजा रहा था, भाई वाकई मजा आ गया। कहाँ, हाँ कैंटरबरी में ही देखा था, 2 लड़के गाना गा रहे थे। तो मैंने देखा यार ये सब जो करते हैं ये इनको मिलता क्या है। तो एक दिन मैंने बैठ के ना 15-20 मिनट एक लड़के की पूरी परफॉर्मेंस देखी, और उस पे उसके चारों तरफ अच्छे खासे लोग खड़े थे, और लोग वाकई अप्रिशिएट कर रहे थे, अप्लॉज कर रहे थे। तो फिर मैंने अंदाजा लगाया कि उनकी उसके 10 मिनट के गाने के बाद जब उसने गाना खत्म किया, तो लगभग 30, 40, 45 पाउंड की उसकी कलेक्शन थी। आते हैं लोग उसके डब्बे में डाल के चले जाते हैं, कुछ लोग फोन से भी जो है टैप करके, कार्ड से टैप करके भी पैसे देते हैं। तो छोटा सा शहर अगर है तो 1 आध घंटे की भी परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर खाली पड़ा है तो सारा दिन बजाते रहो, कोई नहीं तुम्हें पूछ रहा। पर एडिनबरा जैसे मेन टूरिस्ट सिटी में जो रोड पे आपको आधे घंटे का स्लॉट मिलता है। तो कल एक लड़का था, उसका मैंने उसके साथ फोटो भी खिंचाया, और उसका बड़ा अच्छा गा रहा था वो। तो उसके एक गाने पे तो मैंने देखा कि लगभग 50 पाउंड आए थे। लोग 5-5 और 10-10 पाउंड की टिप देते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा, कहते हैं आधा। फिर मैंने वो पूरी लिस्ट छपती है कि 9:30 से 10 इसका, 10 से 10:30 इसका, 10:30 से 11 इसका। अच्छा इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट में लाइव शोज होते हैं। इसी तरह म्यूजिशियंस जो है परफॉर्म करते हैं, और ये पूरे इंग्लैंड में कल्चर है। जब कल एक ऐसा भी देखा कि बचा रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। क्लाउन्स थे अलग अलग,
कोई ऐसे ही बहरूपिया बन के बैठा है, एक जो है वो रेत के उसने रेत की पे कलाकारी करके 4 कुत्ते बना रखे थे, वो फोटो खींची है मैंने। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है, मजा आ रहा है तब। तो अभी मैं दो परसों चला जाऊंगा वापस वेल्स, उसके बाद लंदन, उसके बाद मुझे आयरलैंड जाना है। उसके बाद सोच रहा हूँ अगर मौका मिला तो, हाँ, जिसके बाद यूके का वीजा हो उसको टर्की का वीजा मिल जाता है ऑनलाइन, ई वीजा, 24 घंटे में। 30-35 पाउंड वीजा फीस है। तो ये भी सोच रहा हूँ कि अभी मेरे पास 1 महीना है तो मैं टर्की भी घूमाऊं। पर फिलहाल तो आयरलैंड जा रहे हैं, तब उसके बाद देखते हैं टर्की का प्रोग्राम बनता है कि नहीं बनता। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।